नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इसका चैप्टर जो आपका दूसरा है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं आपको 4 वीडियो में कराऊंगा। तो आज का जो वीडियो, ये पहला वीडियो यानी पार्ट 1 है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले समझते हैं अध्याय का समय काल, यानी जो हमारा चैप्टर है इसका जो समय काल है ना, वो पहले समझते हैं। देखो, चैप्टर का समय काल आपका दिया गया है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी तक का। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को जो है ईसा पूर्व और ईसवी को समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जीरो जो समय था ना, इसमें माना गया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ठीक है, जीरो समय को माना गया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अब जीरो से पहले को हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी ईसवी। ठीक है, ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में कहते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और इसका अभी का नाम, आधुनिक नाम क्या है, तो बीसीई यानी बिफोर कॉमन इरा। इसी प्रकार जो ईसवी है इसको इंग्लिश में कहते हैं एन यानी एनो डोमिनी, और इसका जो अभी आधुनिक नाम क्या है, सी यानी कॉमन इरा। तो समझ गए आप, ये समय काल है। और इसमें क्या होता है ना बच्चों, इस समय जो है ना ईसा पूर्व में घटता है। 3000 के बाद 2000 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो के बाद बढ़ता है समय, ऐसे देखो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि समय यहाँ पे घट क्यों रहा है, समय बढ़ना चाहिए लेकिन समय घट रहा है, यहाँ तो अलग ही हो रहा है। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो देखो इस समय अध्याय समय काल क्या है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी ये देखो 600 आपका यहाँ पे होगा और 600 ईस्वी आपका यहाँ पे होगा। यानी इस पूरे समय में जो है ना, चैप्टर का नाम क्या है, राजा, किसान और नगर। ठीक है, यानी ये जो समय है ना आपका, ये इस समय में यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो राजा थी, जो राजा थे, जो किसान थे और जो नगर थे, उनकी स्थिति क्या थी, उनकी हालत क्या थी, राजा की भूमिका क्या थी, किसान की भूमिका क्या थी और नगर की भूमिका क्या थी इस समय काल के बीच, वो हम पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया को, बहुत ही ईजी है। आगे समझते हैं। देखो हमारा टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता। देखो, आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी जब हड़प्पा सभ्यता का खत्म अंत हो गया, तब जो है वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। देखो समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई, यानी हड़प्पा सभ्यता जब समापन हो गया, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, तब वैदिक सभ्यता जो है अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई एक सभ्यता थी। ये जो वैदिक सभ्यता थी, ये आर्यों ने बसाया था। देखो आपने जो पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, तो उसमें एक कारण ये भी आया था कि आर्यों का आक्रमण। तो ये वही आर्य हैं जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि जो है आर्य ने जो है हड़प्पाई लोगों पे आक्रमण किया और जो उनको खत्म कर दिया और अपना जो है सभ्यता को लागू कर दिया आर्य लोगों ने। तो ये वही आर्य हैं जो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आर्यों का आक्रमण जो एक कारण था ना आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन का, तो ये वही आर्य हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखो आपको पता है जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण मिले, जलाशय मिले हैं, वहाँ की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लेकिन जो उसके कंपेरिजन में, उसकी तुलना में जो है ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका समय काल जो है बच्चों, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। यानी ये जो है ना, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही थी। इसको हम दो काल में बांट के पढ़ते हैं, एक तो 1500 से 1000 के बीच में और एक 1000 से 600 के बीच में। ठीक है, इसको हम इसलिए कहते हैं, देखो एक को कहते हैं वैदिक काल, उसी को एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब एक उसमें जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वैदिक काल कहते हैं इसको, और एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो आगे समझेंगे विस्तार से, पहले मैं आपको इतना बताता हूँ। आर्यों की भाषा प्राक संस्कृत थी। देखो आर्यों की जो भाषा थी ना, ये प्राक संस्कृत थी। ऐसी भाषा नहीं थी कि जो संस्कृत, ऐसी नहीं थी, बल्कि एक प्राक संस्कृत, संस्कृत से थोड़ी अलग सी भाषा थी, प्राक संस्कृत भाषा थी आर्यों की। ठीक है, आप समझते हैं वैदिक सभ्यता का समय काल। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता के समय काल को समझाइए। तो वैदिक सभ्यता के समय काल यानी वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। अब इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं, तो इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल का मतलब है कि ऋग्वेद के बाद जितने वेदों की रचना हुई उसको हम उत्तर वैदिक काल कह देते हैं। तो देखो
इसका जो समय काल है ऋग्वैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया इस समय जो है ना वो ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए जो है ना इसको जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको आंसर देना ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है, ठीक है। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। समझ गए आप। अगला हमारा था उत्तर वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद के बाद जितने भी वेदों की रचना हुई उन सभी वेदों को हम उत्तर वैदिक काल के अंदर रखते हैं। देखो इसका समय काल है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। ऋग्वेद के बाद जितने भी वेदों की रचना हुई उन्हें उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद जो है उसके बाद जितने भी वेदों की रचना हुई ना उनको हम उत्तर वैदिक काल के तहत कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप। 2 काल था हमारा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आगे समझते हैं हम टॉपिक प्रिंसेप और पियरसी। देखो आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहले आप बुक खोलोगे सेकंड चैप्टर तो प्रिंसेप और पियरसी। तो इसमें क्या होता है कि जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अधिकारी होता है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी होता है। वो जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लेता है और अधिकतर अभिलेखों पर पियरसी का लिखा हुआ मिलता है उसको, जिसका अर्थ होता है सुंदर या मनोहर मुखाकृति वाला राजा। हम आगे समझेंगे विस्तार से। मैंने आपको बेसिक बता दिया। देखो ये क्या है टॉपिक, जेम्स प्रिंसेप वाला, ठीक है। मतलब प्रिंसेप और पियरसी क्या है हम समझते हैं। देखो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जो जेम्स प्रिंसेप था वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। देखो आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, जो हड़प्पाई लिपि थी उसका अर्थ नहीं निकाला गया, लेकिन जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। कब निकाला? तो 1830 के दशक में। अगर मैं इसका एग्जिट डेट यानी कि इसका और अच्छी डेट बताऊं तो 1838 में निकाला गया, ठीक है। इसको हम 18 से 30 का दशक कहते हैं क्योंकि देखो दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी 1830 से लेकर के 1840 के बीच का जो समय होता है उसको हम एक दशक कहते हैं। तो इसी बीच में इसकी खोज हुई थी 1838 में, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1830 के दशक या फिर 1838 भी आप लिख सकते हो। आरंभिक अभिलेख तथा सिक्के में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। देखो जो ये लिपि थी ना इन्हीं लिपियों से जो है आरंभिक अभिलेख लिखवाए गए थे और सिक्के में भी जो है इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। तो इससे जाहिर सी बात है कि इतिहासकारों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ उन लिपियों को पढ़ने में और समझने में। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पियादस्सी लिखा है। मतलब अधिकतर अभिलेख जो है और जो सिक्के हैं उस पर पियादस्सी लिखा हुआ है, ठीक है। पियादस्सी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा। पियादस्सी का अर्थ क्या है? तो मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी ऐसा राजा जो लोगों के मन को हर ले, लोगों को बहुत ही सुंदर दिखने वाला राजा, बहुत ही बढ़िया राजा, ठीक है। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का बहुत ही ज्यादा प्रमुख जो है प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे वीडियो में तो आप ध्यान रखें, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। जो अशोक थे ना उन्होंने बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है। बहुत सारे अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी मिला है, ठीक है। और जो अशोक जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। ये हम आगे पार्ट सेकंड वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इतना बेसिक जान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो समझ गया प्रिंसेप और पियरसी का मतलब। देखो सीधा सा मतलब यही है इसका, प्रिंसेप यानी जेम्स प्रिंसेप और पियरसी यानी कि उसने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। तो अधिकतर जो अभिलेख मिले ना, अभिलेख में आपको बता दूं तो क्या होता है। देखो अभिलेख का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो एक मिट्टी का ये कोई भी कठोर सतह है, इस पर जब हम खुदे हुए लेख लिखते हैं ना, खुदे हुए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। यानी कोई भी मिट्टी, बर्तन, कोई भी कठोर धातु, कोई भी कठोर सतह है, उस पर जो खुदाई करके लेख लिखे जाते हैं उनको हम अभिलेख कहते हैं। तो अधिकतर अभिलेखों पर जो है पियादस्सी लिखा हुआ मिला, तो जिसका अर्थ क्या होता है? सुंदर या मनोहर मुखाकृति वाला राजा। समझ गए आप। इसलिए चैप्टर इस टॉपिक का नाम है प्रिंसेप और पियरसी। अब देखिए आगे आता है हमारा अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र। अब देखो अभिलेख का जो अर्थ क्या होता है और अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान समझे। देखो अभिलेख क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो अभिलेख किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन या कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे मान लो कोई पत्थर है, कोई अब चीजें देखो यहाँ पे, देखो ये कठोर एक सतह है, इसके ऊपर खुदाई करके लेख लिखा गया है, मतलब खरूच के पूरा खुदाई करके ऐसे जैसे पूरा लिखा गया है, तो इसको हम कहते हैं अभिलेख, ठीक है। समझ गए आप। मतलब कोई भी कठोर सतह है जब उस पर खुदाई करके या उसके ऊपर जो है उसको ऊपर खोद के खरोच के जो उसके ऊपर लेख लिखा जाता है उसको हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र कौन है?
मतलब जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं उनको हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, अभिलेख शास्त्री भी कह देते हैं, ठीक है। मतलब अभिलेख का अध्ययन करने वाले को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। देखो प्राचीनतम जो अभिलेख थे ना, उनकी भाषा कौन सी थी? जो प्राकृतिक भाषा में जो है प्राचीनतम अभिलेख लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा आम जनता की भाषा थी, मतलब ये आम जनता की भाषा थी। तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेखों में मिले। मतलब ये जो भाषा तमिल, पाली, संस्कृत, ये सभी शब्द भी जो है अभिलेखों के अंदर मिले हैं, ठीक है। तो समझ गए आप अभिलेख और अभिलेख शास्त्र। सीधी सी बात है, कोई भी पत्थर है, कठोर सतह है, उस पर जो खुदाई करके लिखा जाता है उसको अभिलेख कहते हैं। और जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं, अभिलेख को पढ़ते हैं, अभिलेख को समझते हैं, उनको अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जनपद और महाजनपद। इसका अर्थ क्या होता है? देखो जनपद, देखो जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, जन जमा में पद। जन का अर्थ होता है जनता और पद का अर्थ होता है पैर। अर्थात जहां पर लोग आकर बस जाए या जहां पर लोग आकर रहने लगे उन्हें हम जनपद कहते हैं। जैसे मान लो एक दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ पे जनता आके रहने लग गई, तो क्या ये जनपद? जनपद मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि जन यानी जनता, पद यानी पाँव, यानी जहाँ पे जनता अपने पाँव रख दे। पाँव रखने से मतलब क्या है? जहाँ पे जनता रहने लग जाए उसको हम कहते हैं जनपद। और महाजनपद क्या है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो बहुत सारे जनपद यानी ज्यादा लोग रहते हैं उसको महाजनपद कहते हैं। जैसे महानगर कहते हैं। जैसे मान लो आजकल हम क्या कहते हैं? नगर और महानगर। नगर यानी शहर, महानगर यानी बहुत बड़ा शहर। तो आप ऐसे समझो, जनपद यानी छोटा होता है, इसमें कम लोग रहेंगे, लेकिन महाजनपद यानी इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। आगे देखो महाजनपद के बारे में समझते हैं। देखो ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारे लोग रहते हो उन्हें हम महाजनपद कहते हैं, ठीक है। मतलब जहां बहुत सारे लोग रहते हो उसको महाजनपद कहते हैं। लगभग 25 वर्ष पूर्व कई जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। मतलब आज से मान लो, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है बहुत सारे जनपद जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे कुछ जनपद, तो उनको महाजनपद कहने लगे। जैसे मान लो आज के समय में दिल्ली है, क्या पहले दिल्ली को महानगर कहते थे? नहीं कहते थे। क्यों? आज के समय में दिल्ली एक महानगर बन चुका है। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो है दिल्ली में विकास हुआ, लोग आए, जनसंख्या बढ़ी, तो इससे क्या है कि महाजनपद ही कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। इन राजधानी को जो है किलेबंद किया गया था। किलेबंद राजधानी का जो रख रखाव है वो सेना तथा नौकरशाह यानी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। जितने जो भी महाजनपद थे ना, उन पर जो है शासन की बात करें तो वो राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। देखो गण और संघ क्या है? तो गण जो है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। मतलब ऐसा कहीं प्रमाण मिला है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया कि जो है शासन जो है ना वो एक समूह में भी किया जाता होगा, ठीक है। और संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। मतलब ये भी अनुमान लगाया गया कि जो शासन है किसी महाजनपद पर वो किसी संगठन या किसी संघ के द्वारा किया जाता होगा, ठीक है। तो इस था हमारा महाजनपद के बारे में। अब समझते हैं 16 महाजनपद, यानी ऐसे 16, देखो 16 यानी 16 महाजनपद यानी बहुत बड़े नगर। 16 महाजनपद बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। ये कौन कौन से जनपद थे इनको हम समझते हैं। देखो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिला है। जो ये 16 महाजनपद है इनका उल्लेख जो है आपको बौद्ध और जैन जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें मिल जाएगा। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बात करें मगध की तो जो 16 महाजनपद थे ना उसमें से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मगध बिहार राज्य में स्थित है। वर्तमान समय की बात करें तो मगध जो है हमारा वो बिहार राज्य में स्थित है। मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मतलब मगध जो है वो 6ठी से लेकर के 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब इसके शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। आप एक मैप में देखो, आपके बुक का मैप है एनसीईआरटी का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का मैप है ये। तो आप देख सकते हो ये महाजनपद के बारे में, गांधार है इधर, मगध आपको इधर बिहार की साइड दिख जाएगा। ये सब मल्लू है, कोसिल, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, चेदी, बंग, अंग, ये सब महाजनपद है, ठीक है। आप देख सकते हो मैप में। आप देखो 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, यानी 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे शक्तिशाली यानी प्रथम नंबर है, पहले नंबर में मगध है। क्यों है? जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं और एक बच्चे के नंबर आते हैं 100 में से 50 और एक बच्चे के नंबर आते हैं 100 में से 100।
तो उस बच्चे के 100 में से 100 नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ाई करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो 16 महाजनपद है उसमें से मगध सबसे शक्तिशाली क्यों है और सब शक्तिशाली क्यों नहीं है? तो मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण है वो समझते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण है बताइए, तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मगध के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है? उपजाऊ भूमि थी। देखो मगध में जो है भूमि की बात करें तो भूमि उपजाऊ थी जिससे फसल अच्छी होती थी, और फसल अच्छी होगी तो व्यापार अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होगा तो जो मगध है वो विकसित बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। लोहे की खदान उपलब्ध थी। लोहे की खदान आपको पता है झारखंड में जो है बोकारो नाम का स्थान है, वहां पे जो है लोहे के खदान मिल जाती थी। ठीक है, ये बात चल रही है पहले की। ठीक है, आज़ादी से पहले, मतलब जो है ना इस समय जो जो बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, पहले जो झारखंड और बिहार थे दोनों एक जैसे थे, तो उस समय की बात चल रही है। लेकिन आजकल क्या है, आज के समय में क्या है कि जो बिहार है और जो झारखंड वो अलग हो चुका है। ठीक है, लोहे से औजार तथा हथियार बनाना आसान था। लोहे से जो है हम औजार और हथियार जो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था। जंगल में क्या थे? हाथी थे, और सेना में हाथियों को शामिल करते थे जिससे जो है उनकी सुरक्षा होती थी। ठीक है, गंगा और इसकी उप नदियों से आने जाने का रास्ता आसान था। आपको पता है जो बिहार है वो पूरा गंगा नदी और उसकी जो छोटी मोटी नदियाँ उसके आसपास स्थित है, तो वहाँ से जो है आने जाने का रास्ता आसान था, व्यापार आसान था, इसलिए जो है मगर शक्तिशाली था। मगर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। मगर जो है प्राकृतिक रूप से जो है वो सेफ था। ठीक है, मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे। मगध में जो शासक की बात करें तो योग्य थे और बढ़िया शक्तिशाली शासक थे। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह थी। प्रारंभ यानी पहले जो है मगध की राजधानी थी वो राजगाह थी, परंतु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान समय पटना कहते हैं, इसको बना दिया गया। पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, समझ गया आप मगध के शक्तिशाली होने के कारण? ये निम्नलिखित कारण थे मगध के शक्तिशाली होने के। अब आता है बच्चों आपका एक टॉपिक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। मतलब देखो आपने देखा कि इस समय नगर का उदय हो रहा है, लोहे का प्रयोग बढ़ रहा है, सिक्के का विकास हो रहा है, ये सब कारण के कारण जो है इसको हम जो है एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी जो है काल मानते हैं। देखो इसके क्या क्या कारण है? पहला कारण है आरंभिक राज्यों का उदय। कुछ नए नए राज्यों का उदय हो रहा है जिससे जो है हम कह सकते हैं कि जो है ये समय में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नगरों का उदय हो रहा है, लोहे का प्रयोग बढ़ रहा है जिससे जो है परिवर्तन आ रहा है समाज में। सिक्कों का विकास हो रहा है, सिक्के का प्रयोग बढ़ रहा है। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधारा का विकास हो रहा है। इसी बीच जो है बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, ब्राह्मण जो है उनके द्वारा जो है धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की गई इस समय, मतलब ठीक है ये सब कारण हो जाते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो है इस समय को जो है ना एक परिवर्तनकारी, यानी सब परिवर्तन होता है इस समय में। ठीक है, आरंभिक राज्य का उदय हो गया, नए नगरों का उदय हो गया, लोहे का प्रयोग बढ़ गया, सिक्के का विकास हो गया, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधारा का विकास हो गया, और ब्राह्मण द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो ये सब रीजन है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है एक परिवर्तनकारी काल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो है वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कमेंट में जो है अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।